नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश यूपीए में दरार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को नेता स्थापित करने में जुटी ममता बनर्जी ने कहा कि अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए जैसा कुछ भी नहीं है। सभी दलों को साथ आकर बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करना होगा। ममता ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कलेक्टिव लीडरशिप तैयार करनी होगी ताकि बीजेपी को हराया जा सके। बता दें कि बंगाल में बीजेपी को पटखनी देने के बाद ममता बनर्जी विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की कोशिश में है। इसी के तहत वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना के नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। ममता ने मुंबई में उन्होंने जो बयान दिया उससे स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस और उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने तल्ख तेवर जारी रखते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कुछ ना करे और सिर्फ विदेश में ही रहे तो काम कैसे चलेगा। पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को होटल में भेजा। वो लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारोद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। सारोद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। देखो सारोद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? तो ममता बनर्जी का बयान सुना आपने। उन्होंने साफ कहा कि क्या यूपीए, अभी यूपीए कुछ नहीं है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी की तरफ से रहेंगे केसी जैन, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, ये भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी, सबसे पहले मैं ब्रजेश पांडे जी आपके पास जाना चाहूंगा। जिस तरह से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कुछ ना करे और सिर्फ विदेश में ही रहे तो काम कैसे चलेगा। ममता बनर्जी के बयान से साफ है। और जैसा उन्होंने ये भी कहा कि अब यूपीए कुछ नहीं है, यूपीए कुछ नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या कहा जाए? आप एक तरफ यूपीए को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि यूपीए तो और कमजोर हो गया है। भागीरथ साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इस विषय पर मैं तो अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप मुझको एक बात बताइए, ममता दीदी के साथ जो लोग आए, उनके बंगाल के बाहर के लोग, दिल्ली में अन्ना हजारे साहब आए, बाद में उनकी कितनी हास्यास्पद स्थिति हो गई। पश्चिम बंगाल के अलावा अगर आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में उनके साथ अजीत जोगी साहब आए, बाद में सबको पता है पूरी स्थिति है। अन्य प्रदेशों में भी ममता जी ने जो प्रयोग किया राजनीति में, अब तक सारे प्रयोगों में असफल साबित। वो सिर्फ एक राज्य स्तरीय पार्टी की नेता बनकर रह गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक पूरे देश में हर जगह कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के वर्कर आपको हर जगह मिल जाएंगे। बिना कांग्रेस के विपक्ष की परिकल्पना करना भी इनके लिए किसी तरह से संभव नहीं है। शरद पवार साहब का बयान आ चुका है कि कांग्रेस के बिना यूपीए की गठबंधन की संरचना करना और कांग्रेस के बिना विपक्ष के खिलाफ ऐसे कोई पार्टी नहीं है जो कांग्रेस के अलावा पूरे विपक्ष को लीड कर सके। हम समझते हैं कि आज तक ममता दीदी जितनी बार भी दिल्ली आती थी, वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मुलाकात करती और यूपीए सरकार के समय ममता दीदी उस में हिस्सा हुआ करती थी। ये बात सर्वविदित है। और यूपीए सरकार के समय ही, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, ममता दीदी जो है देश की रेल मंत्री थी। ये भी सब कोई जानते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, छोटे छोटे इशू में वो अक्सर लड़ाई लड़ती थी, क्योंकि मैं उनके साथ संयुक्त से रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य मुझे बनने का अवसर प्राप्त हुआ और कोल इंडिया का मेंबर, सीआईएल का मेंबर जब कलकत्ता का बना, तब भी मैं उनसे वाकिफ था, क्योंकि सिर्फ 4 मेंबर देश में हुआ करते थे।
मैंने उनकी राजनीति को देखा है, मैं उनकी राजनीति का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्योंकि पांडे जी, अभी आप मतलब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी को लाभ देने की कोशिश कर रही है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आज पूरे देश का वातावरण ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे अधिक संघर्ष कौन करता है पूरे देश के राष्ट्रीय पटल पे? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। हर मुद्दे पर, चाहे जीएसटी का मुद्दा रहा हो भागीरथ साहब, चाहे नोटबंदी का मुद्दा रहा हो, चाहे बेलगाम महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, हर मुद्दे को किसी ने डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे अधिक पूरे देश में किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस तरह का आरोप लगाना, ये राजनीति के अंदर बड़ा हल्कापन कहा जाता है। आपको चाहिए एक कलेक्टिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, जिस तरह से आप यूपीए सरकार के गठबंधन की प्रमुख हिस्सेदारी में थी, आप एक प्रमुख चेहरे के रूप में थी, आपकी बड़ी भागीदारी थी, आपको चाहिए कि इसी भावना के साथ यूपीए को मजबूत करिए। आप राष्ट्र के अंदर अभी मंजूर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का व्यक्ति या राजस्थान का व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति आपको लीडर मानने को तैयार नहीं होगा। अभी वो ऊर्जा नहीं है आपके अंदर, है आपकी पार्टी के अंदर। इसलिए कांग्रेस पार्टी के और खासतौर से राहुल गांधी जी पर इस तरह के आरोप लगाना, बेबुनियाद बात करना कि वो विदेश में रहते हैं, ये बड़ा हल्कापन है राजनीति में, इससे सबको बचना चाहिए। चलिए, हालांकि मुद्दा यही है, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यूपी में दरार, क्योंकि जितनी भी सारी विपक्ष पार्टी वो अपनी अलग अलग राह में चल रही हैं। कैसे जैन साहब, जिस तरह से यूपीए में जितने भी जो विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, वो सब अपना अपने एक अलग राह बना रही हैं। देखें कि आप पार्टी उत्तराखंड में अलग लड़ रही हैं, पंजाब में अलग लड़ रही हैं, और टीएमसी का ताज बयान आ चुका है, आपने भी सुना होगा ममता बनर्जी का बयान। तो आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि यूपीए कमजोर हो रही है, तो जितनी यूपीए कमजोर होगी एनडीए उतना मजबूत होगा। देखिए, जो एनडीए है, एनडीए पहले से मजबूत है और यूपीए पूर्ण रूप से बिखरा हुआ है। आप देखिए, ममता बनर्जी जी जहां एक तरफ कांग्रेस को और अन्य तमाम सारे दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें चाहे शिवसेना हो, चाहे अन्य तमाम सारे दल हो, तो अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और तमाम सारे आम आदमी पार्टी को एक तरफ एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष के मुखिया के तौर पे इस समय राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के ऊपर अगर इस तरीके से आरोप वो लगा रही लगातार ममता जी, तो इस तरीके से गठबंधन कहाँ पे सही साबित हो सकता है? तो गठबंधन बनने से पहले ही उसमें जो बिखराव है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें नहीं लगता है कहीं पे ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से ख्वाब देख रही हैं कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, सबको एक मंच पे ला सकते हैं, लेकिन मंच पे लाने से पहले जो दल यूपीए के साथ रहे हैं या कांग्रेस के साथ जो दल रहे हैं, या जिन दलों की एक तरीके से आस्था कहें, या जो दल पहले से कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी पे सवाल खड़ा करना ममता जी के द्वारा कि जो आदमी विदेश में बैठा रहे, केवल विदेश में बैठ के राजनीति करता है, तो ऐसे में क्या ये संभव लगता है कहीं पर भी कि ये जो यूपीए को छोड़ करके एक नए घटक दल बना करके एक नए तरीके का समीकरण बनाने की जो कोशिश ममता जी कर रही है कहीं पे कामयाब होगी? क्योंकि जिन लोगों को साथ लेना, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर, वो शामिल होने से पहले, घटक दल बनने से पहले ममता जी उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो ये कहीं से भी जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा राजनीति में सबके अंदर होती है, महत्वाकांक्षा रखना अलग बात है, लेकिन उसको धरातल पे उतारना वो अलग बात है। और हमें नहीं लगता है कि आज की दृष्टि में, अभी आप देखिए आसाम में चुनाव हुए और कई जगहों पे चुनाव हुए, और ममता जी अपने वहां वेस्ट बंगाल में भी डिफीट खाई। अगर 2 सीटों से हम 98 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है, तो ये ममता जी की जीत नहीं है। ये जरूर है कि वो प्रधानमंत्री बन गई आज की डेट में, मुख्यमंत्री बन गई, अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना अभी उनके लिए ख्वाब ही साबित होगा। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और कितनी सीटें इस समय उत्तर प्रदेश में है, और जिसका जब तक की बहुमत उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, जो कि सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है जो है लोकसभा में, तो ऐसे में और सारे घटकों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनके साथ नहीं आने को तैयार है, और जिनको साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हीं को एक तरीके से पहले से वो गाली दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं पे भी गठबंधन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये एक कहावत है उत्तर प्रदेश की, मुंगेरी लाल की हंसी सपने देखना, वो देख सकती है ममता जी, और उनके राजनीतिक ख्वाब है, अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे उतारने के लिए बहुत ज्यादा समर्पण की आवश्यकता होती है।
और बहुत ज्यादा तालमेल की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके अंदर दम और घमंड जो दिखाई दे रहा है, जो टिप्पणी उन्होंने राहुल गांधी जी पे की है, इससे बिल्कुल कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं पे गठबंधन सही साबित होगा। बिल्कुल। या बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है। यूपीए की जितनी भी विपक्षी पार्टी उन पर नजर तो है आपकी, लेकिन आप अपने एनडीए पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि हम जी हाँ, क्योंकि शिवसेना की बात करें, अकाली दल की बात करें, वो भी आपके साथ नहीं है। चलिए, हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश शर्मा जी, किस तरह से आप देखते हैं? ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया यूपीए कुछ नहीं है, और सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन पर ही आरोप लगा दिया। तो आपको लगता है कि यूपीए इकट्ठा हो पाएगा? क्योंकि जब भी बीजेपी से लड़ने की बात होती है तो सारी विपक्षी पार्टियां ये जरूर कहती है कि सारी विपक्षी पार्टियों को साथ आना है, बीजेपी से लड़ना है, लेकिन राज्यों में ये सारी विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, और केंद्र में एक दूसरे के नेतृत्व में लड़ना नहीं चाहती। मोटे तौर पर ममता जी का न केवल ये जो अभी 2 दिन की उनकी महाराष्ट्र की यात्रा है, इसके अलावा पिछले अगर उसके काफी बयान भी देखें तो उनकी कोशिश थर्ड फ्रंट को मजबूत करने की है, जो कांग्रेस और भाजपा के गठबंधनों से बाहर हो। इसमें अगर देखें, इसमें वामपंथियों से उनकी चर्चाएं ज्यादा हुई हैं, आम आदमी पार्टी से उनकी चर्चा ज्यादा हुई है। अभी हालांकि यूपीए में मान सकते हैं अपन शरद पवार जी को और शिवसेना को, क्योंकि कांग्रेस से मिलकर के ये महाराष्ट्र की सरकार बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ममता जी की कोशिश ये रहेगी कि कहीं ना कहीं शरद पवार को वो उसमें जोड़ लें। उनकी कोशिश ये होगी थर्ड फ्रंट को मजबूत करने के लिए कि हर प्रांत में से कोई एक प्रमुख व्यक्ति आ जाए। तो ये जो कोशिश होगी, आपको अगर याद हो, ये कोशिश वामपंथियों ने 1991 से ये कोशिश की थी, भाजपा उसमें अलग चली गई थी, यूपी अलग चला गया था, और इस प्रकार ये जो मैं समझता हूँ, इसमें ममता जी की बराबर की कोशिश हो रही है। क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक स्थिति जो बन गई है इस समय कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस इस समय सबसे, भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की है, और देश की सबसे पुरानी पार्टी भी कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं। ये ठीक है कि उनके बीच में कुछ चीजें हैं जिसके कारण वो इस समय कमजोर स्थिति में बन गई है, लेकिन फिर भी अब ये कोशिश की जा रही है, ममता जी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को अगर माइनस कर दें, और कांग्रेस पर वो अगर हमला, जितना ज्यादा हमला कांग्रेस को बोलेंगी, तो कांग्रेस में 2 प्रकार का वोट है। एक कांग्रेस में वो वोट है, थोड़ा सा आस्थावादी वोट है, वो टूट करके कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ आएगा। तो ममता जी की कोशिश है कि जो सेकुलर वोट है, जिसका झुकाव थोड़ा सा अन्य बातों की तरफ है, वो कहीं ना कहीं टूट करके थर्ड फ्रंट में आ जाए। ममता जी की ये जो पिछले, अगर आप उनके 4 माह के बंगाल चुनाव के बाद की यात्राएं और उनके बयान देखेंगे, तो उन बयानों में झलक यही है कि वो तीसरे फ्रंट को मजबूत करना चाहती हैं, जिसमें वामपंथी शामिल रहेंगे, आम आदमी पार्टी रहेगी, केरल की कुछ पार्टियां रहेंगी। ये उनकी कोशिश रही है। बिल्कुल, ये उनकी कोशिश रही, और कोशिश कितना सफल होती है तो भविष्य में पता चल जाएगा। ब्रजेश पांडे जी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और यूपी एक जमाने में बहुत बड़ा गठबंधन रही है, बहुत सारी इसमें पार्टियां रही है, लेकिन धीरे धीरे ये कमजोर होता जा रहा है। हम बात करें सपा की तो वो आपके साथ नहीं आना चाहती, बसपा की वो आपके साथ नहीं आना चाहती, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने साफ कह दिया यूपीए कुछ नहीं है। तो कैसे फिर आप इसको मजबूत करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि यूपीए में आप सिर्फ अकेले बचे रहे, क्योंकि अभी जो सांसद को निलंबित कर दिया गया था, उनके लिए जो मीटिंग बुलाई थी आपने, उसमें टीएमसी शामिल नहीं हुई, उसमें आप पार्टी शामिल नहीं हुई। ऐसा ना हो कि थर्ड फ्रंट बन जाए और यूपीए में सिर्फ कांग्रेस अकेली पड़ जाए। सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे दुष्यंत की एक पंक्ति याद आती है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भागीरथ साहब कि ममता बनर्जी साहब ने जब इलेक्शन लड़ा आपके बंगाल में, तो बंगाल की जो सिनेरी थी वो ये थी कि ममता दीदी ने लेफ्ट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी के साथ ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा था, लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। तो लेफ्ट कभी ममता दीदी के साथ जाने से रही। उनके जितने भी स्टालवर्ड नेता थे, ज्योति बसु साहब से लेके बुद्धदेव भट्टाचार्य और वर्तमान लीडरशिप भी, वो ममता दीदी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ तो उन्होंने सरकार बनाया बंगाल में। दूसरी बात सपा या बसपा की बात है, तो सपा और बसपा अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी है अपने अपने राज्यों के अंदर। अब आप उत्तर प्रदेश में सपा की बात करेंगे या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, तो वो पार्टी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में आपको नहीं दिखेंगी, उत्तर प्रदेश में जरूर दिखेंगी। ये सब क्षेत्रीय दल है। ये क्षेत्रीय दल भी ममता दीदी के साथ जाने से रहे। रहा सवाल शरद पवार साहब का, शरद पवार भी एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता है, एनसीपी का आश्रित केवल महाराष्ट्र में, बाकी देश के ऐसे किसी भी राज्य में नहीं जहाँ पर वो लीडिंग में रोल में हो।
तीसरी बात है उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी का शिवसेना के भी सारा दारोमदार महाराष्ट्र में, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब क्षेत्रीय दल थर्ड फ्रंट बनाने की स्थिति में नहीं है। ये सब ममता दीदी सोचती हैं हम कितनी अच्छे से अच्छी उनके रणनीतिकार चाहते हैं हम बार्गेनिंग कर लें। बार्गेनिंग करने से कुछ नहीं होना है। इस देश की जनता का, इस देश की अरबों जनता जनार्दन का, बहुत अच्छी बात अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि ममता दीदी जो ख्वाब देख रही है देश के प्रधानमंत्री बनने का, वो ख्वाब तो कभी उनका पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल उनकी ऐसी हो चुकी है कि सियानी बिल्ली वाली स्थिति बन चुकी है। इससे बचना चाहिए। जब आपको एक स्टेट मिल चुका है, आप वहां पर दूसरी तीसरी बार अपनी सरकार बना लिए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने राज्य में केंद्रित हो। अभी आप सेंट्रल लीडरशिप नहीं कर सकते। हाँ, नहीं ब्रजेश पांडे जी, लेकिन देखा जाए जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस वक्त आप भी टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे थे। आपने तो उनके साथ गठबंधन नहीं किया, ना ही आपने सरेंडर किया। अगर आप राज्य में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो केंद्र में भी वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगी, थर्ड फ्रंट बनाएंगी। देखिए, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत का संविधान है वो हमारे आदरणीय रमेश शर्मा साहब बैठे बड़े विद्वान पत्रकार है मध्य प्रदेश के, वो इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। जो भारत का संविधान है वो केंद्र की व्यवस्था से राज्य के निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ सकता है। हर स्टेट की अपना पॉलिसी मैटर होता है। जैसे साहब ने उससे कुछ बिंदु पे बात किया है। ममता दीदी के अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी वहां पर लेफ्ट और अन्य दल फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह मिलकर लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई राज्य की लड़ाई थी, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई थी वहां पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप भी तो लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही थी, फिर आप लेफ्ट से कैसे आशा कर रही हो कि सेंट्रल में आपको सपोर्ट करेंगी? फिर अगर आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करोगे, चलिए, लेकिन आपकी बातों से ये जरूर है कि कहीं ना कहीं यूपीए में दरार तो पड़ रही है। केसी जैन साहब, कोई दरार नहीं जी यूपीए में। देखिए, नहीं, आपकी बातों से और ममता बनर्जी के बयान से ये साफ हो रहा है। जी, केसी जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जी पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। केसी जैन साहब, यूपीए में हम अगर बात करें, कांग्रेस से मुझे लगता है कि शायद ज्यादा आपको डर नहीं लगता ना, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में आपको पटकनी दी, आप कितना भी बोल लें कि आप 2 सीट से आप 70 से ऊपर पहुंच गए, लेकिन लोकसभा में जो स्थिति थी आपकी, विधानसभा में वो स्थिति नहीं रही। कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी के लीडरशिप में थर्ड फ्रंट बन जाए और बीजेपी के लिए खतरा हो जाए। देखिए, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में फ्रंट जो संगठन वो बनाने की कोशिश कर रही है, थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। थर्ड फ्रंट बनाना अलग बात है, लेकिन उनके नेतृत्व को कितने लोग स्वीकार करते हैं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी कहीं पे गठबंधन कर रही है और कहीं पे उनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। वही हाल कांग्रेस का है, वही हाल शिवसेना का है। तो ऐसे में पूरे देश का अभी देखिए, चूंकि चुनाव अभी बहुत दूर है, लोकसभा का चुनाव अभी बहुत दूर है और ममता बनर्जी जी अभी प्रयास कर रही हैं। अभी देखिए 4-5 प्रदेशों के चुनाव होने हैं। इसके बाद में जो 2024 की बात हो रही है, 2024 के पहले अन्य भी कई 4-5 प्रदेशों के चुनाव होंगे। कुल मिला के 10 से 12 प्रदेशों के चुनाव अभी 2024 के पहले होने हैं। तो ऐसे में जो निर्णय होगा जनता का, जो जनाधार उभर करके सामने आएगा, हमें लगता है उसके बाद में अभी से जो बिसात बिछाई जा रही है, अभी से जो कल्पनाएं की जा रही हैं, अभी से गठबंधन की जो तैयारी की जा रही है, और जो ही चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद आप देखिए अलग तरीके की चीजें, अलग तरीके की परिस्थितियां दिखाई देंगी। क्योंकि ये प्रदेशों के चुनाव, जो केंद्र के चुनाव होंगे, इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। और जो भी ये यूपीए बन रहा है या ममता जी थर्ड फ्रंट बना रही हैं या और कोई गठबंधन बन करके उभर के सामने आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें दिखाई देंगी। देखिए, अभी ममता जी के पास कुछ सीटें और कम होती और ये अगर वेस्ट बंगाल का चुनाव हार जाती तो क्या ये स्थिति दिखाई देती? आज जो ममता बनर्जी जी जो प्रयास कर रही हैं, तब ये प्रयास ना दिखाई देता, ना तो इनके कोई नेतृत्व में आता हुआ दिखाई देता। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, उन्होंने वेस्ट बंगाल में जीत हासिल की और वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो केसी जैन साहब, आपको लगता है कि ममता बनर्जी राज्य स्तर के नेता हैं, केंद्र में ज्यादा कुछ आपका नुकसान नहीं करेंगी अगर जब प्रधानमंत्री जी का चुनाव होगा, जब 2024 में चुनाव होगा? रमेश शर्मा जी, यूपीए में जो दरार की बात सामने आ रही है, जी जी मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसा है ना, जैन साहब मैं आऊंगा प्लीज, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रादेशिक चुनाव है, ये बड़ा मायने रखते हैं
और जब प्रदेश के चुनाव होने के बाद में जो गठबंधन अभी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, यही इनसे बहुत ज्यादा दूरी बनाते हुए दिखाई देंगे। फिर वो कहेंगे नहीं, हम तो किसी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ेंगे, हम तो अलग अलग लड़े। कम से कम हमारे प्रदेश की अपनी जो सीटें हैं लोकसभा की, उस पर चलिए, तो लड़ आप सकते हैं। आश्वस्त हैं कि इस तरह का ना थर्ड फ्रंट कोई आप कुछ आपको बिगाड़ पाएगा, कोई ना आने कुछ वाला यूपीए नहीं बिगाड़ है। पाएगा। चलिए, आप कोई आने आश्वस्त वाला हैं, बढ़िया नहीं है। रहे। और हमारे पास बहुत जी, समय है काम करने के लिए, बिल्कुल। हम काम भी बहुत करेंगे। बिल्कुल। जैन साहब, मैं अब रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, यूपीए में जो दरार की बात सामने आ रही है, जिस तरह का बयान अभी दिया ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के खिलाफ, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी खुद है कि जिनके नेतृत्व में कोई विपक्षी पार्टी साथ नहीं आना चाहती? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि जब किसी व्यक्ति का विरोध होता है या उसकी आलोचना होती है तो उसमें काफी कुछ भूमिका उसकी अपनी भी उसकी होती है। लेकिन इसके साथ साथ इससे बड़ी बात भी ये है कि मान करके चलिए कि जो अन्य विपक्षी दल हैं, भाजपा के अलावा जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनको यदि अपना अस्तित्व बनाना है तो उनको कांग्रेस पर हमला करना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि इस समय बीजेपी का एक वोट बैंक बनता चला जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने जो अभियान उठाए थे और उन्होंने जो राष्ट्रभाव का और राष्ट्र दर्शन की जो बात कही है, तो बीजेपी का एक वोट बैंक होता चला जा रहा है। अन्य पार्टियों को अगर अपना वोट बैंक बनाना है तो स्वाभाविक रूप से उनको कांग्रेस पर हमला करना ही पड़ेगा। और उसके लिए कुछ भी हो, राहुल गांधी एक साफ टारगेट उनमें उनको नजर आते हैं, तो इसलिए सारे लोग राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। ये ठीक है कि कुछ थोड़ी सी परिपक्वता का उदाहरण राहुल गांधी जी को देना चाहिए था, उसमें कुछ उनमें परिवर्तन तो आया है। आप अगर देखेंगे 2016-17 के बाद राहुल गांधी जी की राजनीति में और उनके प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन आया है। तो खैर अब ये भविष्य में क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो केवल देश में 2 ही चुनाव ऐसे हुए हैं, एक 1977 का और एक 1989 का। 89 का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में ज्यादातर आमने सामने की लड़ाई हुई है। इसके अलावा इन 2 चुनावों के अलावा इन 73 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें कभी भी सरकार का विपक्षी दल ने मिलकर के मुकाबला नहीं कर पाया। ये ऐसी स्थितियां भी बनी है कि एक प्रकार से एक धारा के माना जाता था एक जमाने में जनसंघ को और हिंदू महासभा को, उसके बावजूद भी इन दोनों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार चुनाव लड़ाए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यूपीए और एनडीए दोनों की आमने सामने की लड़ाई अगले लोकसभा में ठीक 2 खेमों की बिल्कुल। होगी। रमेश शर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि आपको नहीं लगता है या ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए और यूपीए की कोई लड़ाई आमने सामने होगी, बल्कि कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक मुकाबला अलग तरह का दिखाई देगा। जी, समय बहुत कम है तो मैं फिर से वापस जाना चाहूंगा केसी जैन साहब के पास और ब्रजेश पांडे जी के पास है। बस समय कम है, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। ब्रजेश पांडे जी, जो ये दरार पड़ रही है यूपीए में, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं टीएमसी की तरफ से, कौन सी राजनीति सीमेंट से आप इस दरार को भरेंगे ताकि यूपीए मजबूत हो जाए? देखिए साहू साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं अपनी 2 पंक्तियों से बात पूरी कर दूं पहले, कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब तत्संग प्रभावों लोकों वेद न आन उपाऊ। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में ये बात कही है। आज देश जानता है यूपीए में कहीं किसी तरह की कोई दरार नहीं है। वैचारिक मतैक्य हो सकता है, लेकिन सबका मंतव्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे राष्ट्र में अपनी सरकार बनाने का है। और जब रिजल्ट आएगा 2024 में या 2024 का जब सिनेरियो आप देखेंगे, तो ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिलके जो यूपीए की गठबंधन में थी, वो कल भी यूपीए के साथ रहेंगी। और आप मान के चलिए कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के चलिए, बिल्कुल देखेंगे जी, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगी और चुनाव में सफलता से। जी ब्रजेश पांडे जी। केसी जैन साहब, लास्ट कमेंट क्या कहेंगे, संक्षेप में बताइएगा। जी, तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जो यूपीए में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो हमेशा बात करती हैं कि एक साथ इकट्ठे आकर बीजेपी से लड़ना है, लेकिन यहां पर वो इकट्ठे नहीं दिख रही, बल्कि जो बयान सामने आ रहे हैं और जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन केंद्र में एक दूसरे के नेतृत्व में वो लड़ना नहीं चाहती हैं। और इस यही वजह है, इसलिए आज हम इस पर बात कर रहे थे कि क्या कहीं यूपीए में दरार तो नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की यूपीए में दरार और हमने जाना कि आखिर क्या किसी तरह की बातचीत चल रही है यूपीए में, क्या कुछ परेशानियां हैं और जो विपक्षी पार्टियां वो साथ आ रही हैं या फिर थर्ड फ्रंट किस तरह से मजबूत होगा। अगले बार हम फिर किसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।